करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे। आज मैं विकास फिर उपस्थित हूँ क्लास 10वीं का अर्थशास्त्र का तीसरा अध्याय मुद्रा और साख चैप्टर का तीसरा भाग लेकर, है ना। तो आज हम पढ़ेंगे बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। बैंकों की ऋण संबंधी गतिविधियां। तो मुख्यतः हमारा जो टॉपिक है वो है ऋण। ठीक है, तो ऋण क्या होता है? ठीक है, ऋण यानी कि उधार। उधार यानी कि किसी से लोन लेना, किसी से मांगना। ठीक है, तो उधार लेना। तो उधार हम क्यों लेते हैं? अपनी जरूरतों के लिए लेते हैं। ठीक है, तो हम आज पढ़ेंगे कि लोन जो लेते हैं, लोन या उधार जो बैंक से लेते हैं वो किस प्रक्रिया से लेते हैं, बैंक कैसे लोन देता है। ठीक है, इसके विषय में हम आज जानेंगे। तो बेहतर समझ के लिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दूं कि ये बैंक जो होता है ये लोन किस प्रकार देता है या उधार कैसे देता है। तो बहुत ही मजा आने वाला है। आप बिल्कुल वीडियो को पूरा अंत तक देखें और बिल्कुल ध्यान से देखें, तभी आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है, देखिए एक चित्र मैंने बनाया है। यहाँ पर देखिए बैंक बनाया है मैंने। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, धन जमा कर रहे हैं। धन कहाँ जमा कर रहे हैं? बैंक में। ठीक है, और कुछ लोग यहाँ पर हैं जो ऋण ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग जो बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक इसके बदले हमें कुछ देता है कि नहीं देता है? देता है, हम लोग को ब्याज देता है। हम लोग कितना ब्याज देता है? अगर एफडी करेंगे तो 7 से 8% देता है या उसके आसपास देता है। अगर हम लोग ऐसे ही जमा करते हैं बैंक में, जो चालू खाता में जमा करते हैं या बचत खाता में जमा करते हैं, तो 3-4% देता है। ठीक है, चालू खाता में तो 1 भी परसेंट नहीं मिलता है, बचत खाता में 3 से 4% मिलता है। आजकल कोई बैंक 1 लाख से ज्यादा डिपॉजिट पे 6% तक भी देता है या 5% के ऊपर दे रहा है। ठीक है, तो ये है। तो यहाँ पर मैंने बताया है, देखिए कि हम लोग जो धन जमा करते हैं, है ना, उसके बदले में हमें क्या मिलता है? धन जमा पर ब्याज मिलता है। तो बैंक पास जो हम धन जमा किए उसके बदले हमको बैंक कितना दिया? 3 से 6% तक ब्याज दिया। ठीक है, हर बैंक अलग अलग है, अपना हिसाब से वो हम लोग को ब्याज देता है। ज्यादातर बैंक 3 से 3.5% ही देता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कुछ लोग हैं जो बैंक से ऋण लेते हैं, यानी कि उधार लेते हैं। क्या लेते हैं? ऋण लेते हैं यानी उधार लेते हैं, और उसके बदले वो बैंक को क्या देते हैं? 7 से लेकर 15% तक क्या देते हैं? ब्याज देते हैं। ठीक है, आपके कुछ परिजन होंगे या फिर आपके घर में भी बहुत सारे लोगों ने कभी लोन लिया होगा, तो उनको देखिएगा, उनसे बात कीजिएगा, आपको पता चलेगा कि वो लगभग 7 से लेकर 15% तक ब्याज देते हैं। ठीक है, तो ब्याज देते हैं। तो चलिए इसको हम 100 रुपया के हिसाब से मान के चलते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ पर हम लोग हैं, मैं अपना उदाहरण लेता हूं। मैं अगर बैंक में 100 रुपया जमा करता हूं, कितना जमा किया मैंने? 100 रुपया। ठीक है, तो 100 रुपया ब्याज मैं अगर यहाँ पर बैंक को देता हूं, तो बैंक अगले साल 1 साल के बाद ब्याज देगा, है ना। ये सालाना ब्याज होता है 3 से 6%। तो कितना देता है? सालाना ब्याज को क्वार्टरली बांटता है। ठीक है, क्वार्टरली मतलब 3 महीने में बांटता है, तो हम सालाना की बात करते हैं। तो 100 रुपया मैंने जमा किया, तो 100 रुपया में मुझे कितना अगला साल मिल जाएगा? 3 रुपया एक्स्ट्रा मिलता है, मान लीजिए 103 रुपया। ठीक है, तो मुझे अगले साल कितना मिला? 100 के जगह 103 रुपया मिला। ठीक है, और यहाँ पर देखिए बैंक जो है ना, बैंक लोन जो देता है वो, अभी हम सिर्फ लोन 100 मान के चलते हैं, बाद में बताएंगे कि 100 पूरा बैंक नहीं दे सकता है, कुछ काट के देता है। अभी हम 100 मान के चलते हैं। ठीक है, तो 100 मैंने दिया। ठीक है, और 100 के बदले मुझे कितना मिला है? 103 रुपया। बैंक क्या किया?
100 रुपया मान लीजिए किसी को दे दिया, ठीक है, इन लोगों को दे दिया, और इससे कितना लिया 7 रुपया एक्स्ट्रा, 7 से लेकर 15%, हम 7 ही मानते हैं, ठीक है। तो कितना लिया 107 रुपया लिया वापस, ठीक है, 100 दे के 107 रुपया लिया। तो बीच में कितना हो गया, यहाँ पर 7 रुपया है, यहाँ पर 3 रुपया, ठीक है। तो 107 में से मान लीजिए 107 में से 103 आप घटाएंगे तो कितना हुआ, 4 रुपया हुआ। तो 4 रुपया किसका फायदा है, ये बैंक का फायदा है। बैंक ऐसे ही कमाता है, बीच में जो एक्स्ट्रा होता है वो बैंक लेता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा पैसा जो 4 रुपया है उसी से बैंक अपना खर्चा चलाता है और अपने जितने भी उसके एम्प्लॉई हैं, उसके बैंक में काम करने वाले लोग हैं, उनको सैलरी देता है। तो बैंक क्या करता है, इन दोनों लोगों के बीच मध्यस्थ का काम करता है। यहाँ पे देख लीजिए, ये लोन देने ये हैं कौन से लोग, ये वो लोग हैं जो बैंक में पैसा जमा कर रहे हैं, और ये वो लोग हैं जो बैंक से पैसा ले रहे हैं। तो यहाँ देने वाला कौन है, ये, लेने वाला कौन है, ये। लेकिन दोनों के बीच जान पहचान है नहीं है, जान पहचान कौन, जान पहचान कराने की जरूरत नहीं है, उनके बीच में कौन है, बैंक। बैंक इससे पैसा लेता है और इसको देता है, तो बीच वाला कौन है, बैंक। इसलिए बैंक दोनों के बीच क्या करता है, मध्यस्थता करता है। आपके पुस्तक में भी क्वेश्चन पूछा गया है कि बैंक किस प्रकार मध्यस्थ का काम करता है। तो इसी प्रकार धन जमा लेने वालों से क्या करता है, पहले धन जमा लेता है, अपने पास रखता है, और उसमें से क्या करता है, कुछ लोन दे देता है, अगला को उधारी दे देता है। तो इन लोगों के बीच ये हो गया कर्जदार और ये हो गया जमाकर्ता और कर्जदार के बीच में बैंक क्या करता है, मध्यस्थ का काम करता है, ठीक है। तो ये जो बीच का जो इनकम है, इसमें से आप यहाँ 103 रुपया इसको दिया है ना, 103 रुपया इसको लौटा दिया, और ये कितना लिया था इसे 107 रुपया, तो बच गया कितना 4 रुपया। तो 4 रुपया जो है बैंक का कमाई है, ठीक है ना। तो ये है बैंक का कमाई। अब हम बताए यहाँ पर आपको कि 100 रुपया में 103 रुपया आपको मिला, वो तो वहां तक तो चले समझ में आ रहा है। लेकिन बैंक जो होता है ना, वो 100, अगर हम 100 दिए तो 100 में 100 वो नहीं देगा, 100 में से 100 रुपया वो उधारी किसी को नहीं देता है। अब क्यों नहीं देता है, चलिए एक इसका बात करते हैं। मान लीजिए हम आपको क्या बताए कि हम ये जो बैंक है हम लोग का पैसा लेता है और उसके बदले हम लोग को ब्याज देता है। मान लीजिए कभी हम लोग को लगे कि जितने भी हम लोग जमा करने वाले लोग, यहाँ पर मैंने 4 लोगों का चित्र बनाया, 4 लोगों को लगे कि बैंक डूबने वाला है या फिर कुछ हो रहा है, हमको चाहिए पैसा, हम यहाँ पर 100 रुपया करके 4 आदमी दिए हैं, ठीक है। तो 400 रुपया हम लोग जमा किए हैं बैंक में, ठीक है। अब हमको चाहिए कि हम सब पैसा ले लें, है ना, हमको सब पैसा चाहिए। तो बैंक को मांगने जाएंगे तो बैंक का क्या होगा, बैंक अगर सब पैसा दे देगा, सब पैसा अगर इसको दे देगा, तो अगर हमको पैसा चाहिए होगा, दे कुछ पैसा दो, तो बैंक के पास तो 1 भी रुपया नहीं है, तो कहां से लौटाएगा हम लोग का पैसा, नहीं लौटा पाएगा, ठीक है। तो नहीं लौटा पाएगा तो हम लोग को तो समस्या हो गया। तो ये समस्या ना हो, इसके लिए हमारा जो केंद्रीय बैंक है, रिजर्व बैंक, बैंकों का बैंक कौन है, रिजर्व बैंक। तो रिजर्व बैंक क्या प्लान करता है कि ये जो बैंक है इससे हम कुछ पैसा ले लेंगे, ठीक है। रिजर्व बैंक क्या करता है, बता रहा हूं कि ये रिजर्व बैंक है, आरबीआई बोलते हैं इसको, ठीक है, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करता है, बैंक को बोलता है कि आप जो इन लोगों से पैसा लेते हैं, जमाकर्ता से पैसा लेते हैं, उसका कुछ हिस्सा हमको दे दीजिए, ठीक है, ताकि आपको कभी जरूरत पड़े तो आप मेरे से ले लो, ठीक है। तो बैंक क्या करता है, आरबीआई इस बैंक से कुछ पैसा अपने पास रख लेता है, इसको बोला जाता है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, CRR, यहां पर देखिए मैंने लिखा है CRR, कैश रिजर्व रेशियो, नकदी आरक्षित अनुपात, ठीक है, नकदी आरक्षित अनुपात। तो 3% यहां पर देखिए 3% रुपया जो रहता है आरबीआई रख लेता है। जैसे कि बैंक में 100 रुपया जमा हुआ
तो 3 रुपया कौन रख लेगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 3 रुपया जमा हो गया। इस जमा पर आरबीआई कोई ब्याज नहीं देता है बैंकों को। आरबीआई जो है बैंक को सीआरआर पर यानी कैश रिजर्व रेशियो पर एक भी ब्याज नहीं देता है, 1 रुपया भी नहीं देता है, बस वो जमा रखता है। क्यों? ताकि बैंक में जो लोगों का जमा पूंजी है, ये बैंक हम लोग जमा करता है, हम लोग का पैसा सुरक्षित रहे, इसलिए सीआरआर जो है 3% पैसा बैंक अपने पास रख लेता है। ठीक है, ताकि कभी मान लीजिए बैंक डूबने का कगार पर आ जाए या कभी कुछ हो जाए तो कम से कम कुछ पैसा तो सुरक्षित है लोगों का, है ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर उसके बाद क्या करता है आरबीआई, और एक रेट बनाया हुआ है एसएलआर। ठीक है, एसएलआर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ पर इसका इसमें बताया गया है कि ये 18.50% है, यानी 18.5% है। तो ये है कि इसमें बैंक ये जो पैसा रहेगा ये बैंक अपने पास सुरक्षित रखेगा। ठीक है, एसएलआर में क्या होता है, आरबीआई कहता है कि बैंक अपने पास एसएलआर रखेगा। एसएलआर यानी कि कुछ पैसा, वैधानिक तरलता अनुपात इसको बोला जाता है हिंदी में। तो कुछ पैसा या फिर कुछ सोना या फिर बैंक का बॉन्ड सब होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का बॉन्ड वगैरह होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बोलते हैं इसको। तो वो उस रूप में ये पैसा अपने पास रखेगा, यानी 100 रुपया जो जमा करता है लोग, उसमें से 18.5 रुपया जो है ये बैंक अपने पास रखेगा। यानी बैंक टोटल अपने पास कितना रुपया रख लेगा? ये हुआ 18.50 और ये हुआ 3 रुपया, यानी 21 रुपया 50 पैसा। 21 रुपया 50 पैसा क्या करेगा? बैंक अपने पास रखेगा। ठीक है, बैंक नहीं, 21 रुपया 50 पैसा बैंक अपने पास नहीं रखता है। 3% रिजर्व बैंक के पास, 18% अपने पास, लेकिन जो भी है जोड़ देते हैं तो 21 रुपया 50 पैसा जो है बैंक सुरक्षित रखेगा। ठीक है, रिजर्व बैंक और खुद के पास मिलाकर। इस प्रकार से बैंक के पास अब कितना बच गया? बैंक के पास अब बच गया 100 में से 21.50 घटाते हैं। 100 में से मान लीजिए घटाएंगे, 100 में से 21 रुपया 50 पैसा घटा दीजिए, कितना होता है? 5, यहाँ पर कितना हो गया? 9, 9 में से 1 गया 8, यहाँ हो गया 9 में से 2 गया 7, यानी 78 रुपया 50 पैसा। 78 रुपया 50 पैसा वो लोन दे सकता है किसी को बैंक। ठीक है, तो बैंक कितना लोन दे सकता है? 78 रुपया 50 पैसा लोन दे सकता है। ये 78 रुपया 50 पैसा प्रतिशत में मानते हैं। 100 में 78 रुपया 50 पैसा अब किसी को दे सकता है, यानी 78% पैसा वो बाजार में बांट सकता है। बैंक जो है इतना पैसा बांटेगा और ये पैसा रिजर्व रखेगा। ये पैसा क्या हो गया? रिजर्व रखेगा और ये पैसा क्या करेगा? बांटेगा। ठीक है, और इसी बांटने वाले पैसे से वो ब्याज कमाता है। ठीक है, तो ये है रिजर्व बैंक का काम करने का तरीका, और बैंक को इसी प्रकार से काम कराता है। बैंक सबको बोला जाता है इतना पैसा सुरक्षित रखने, अगर बैंक अगर ना दे रिजर्व बैंक को तो बैंक को पेनल्टी लग जाएगा, फाइन लग जाएगा। इसलिए जो बैंक होता है ना, हर दिन जो पैसा जमा लेता है उसका रिपोर्ट भेजता है आरबीआई को। इसलिए आप कभी कभी बैंक देखे होंगे, आप जब बैंक बंद होता है, मान लीजिए 4 बजे बैंक बंद हो रहा है, तो आप 4 बजे जाइए बैंक में पैसा जमा करने, बैंक बोलेगा नहीं कैश क्लोज हो गया, अब जमा नहीं होगा, बोलता है ना। क्यों बोलता है? क्योंकि उसको रिपोर्ट भेजना रहता है। ठीक है, वो रिपोर्ट भेजता है आरबीआई को कि मेरे बैंक में इतना पैसा जमा हुआ है। तो हर बैंक का ये बनता है रिपोर्ट कि इतना पैसा जमा हुआ है, उसका कुछ हिस्सा आरबीआई को जाता है। ठीक है, ये हर दिन का रिपोर्ट बनता ही है। तो ये है आरबीआई का काम या बैंक का काम, इस प्रकार से बैंक कमाता है। अब ये 78-50 में लोन देगा और उसके बदले लोगों से ब्याज लेगा, है ना, और लोगों से ब्याज लेगा और उसी में से कुछ काट करके अपने पास रखेगा और बाकी इधर कुछ 3 से 6% जो है वो जमाकर्ता को दे दिया जाता है। इसलिए जमाकर्ता भी खुश है, इसको भी पैसा बढ़ के मिला।
कर्जदार भी खुश है, इसको पैसा मिला, है ना, ये भी अपना जो काम होगा वो करेगा, और बैंक भी खुश कि बीच वाला पैसा कमा रहा है। तो बीच वाला काम कौन करता है? मध्यस्थ करता है, इसलिए बैंक मध्यस्थ है। ठीक है, तो ये हो गया बैंक का कहानी। ये रेट सब आप जान लीजिए क्योंकि काम आता है, ऐसे आप रट लीजिए, क्योंकि अभी ये मैं अभी जो बता रहा हूँ क्लास 10 का है, तो क्लास 10 के लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है जानना, लेकिन फिर भी रेट्स होते हैं, जान लीजिए। जैसे कि इसको बोला जाता है RR, रेपो रेट। ठीक है, तो रेपो रेट है 4%। अभी वर्तमान की बात कर रहा हूँ, आज का डेट है 23 तारीख, 23 अगस्त। ठीक है, तो 23 अगस्त 2020। तो आज के डेट में मैं बता रहा हूँ कि रेट जो अभी वर्तमान में चल रहा है, रेपो रेट है 4%, SLR है 18.5%, CRR है 3%, RRR है 3.35%, और बैंक रेट है 4.65%। ये आप 11th क्लास में जानेंगे कि ये सब क्या होता है। ठीक है, अभी हम 10th क्लास के अनुसार पढ़ रहे हैं, इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। अब देखिए, यहाँ बैंक जमा धन का 15% के आसपास नकद के रूप में रखती है, बाकी पर ऋण दिया जाता है। आपके पुस्तक में दिया गया है कि 15%, लेकिन ये 15% से ज्यादा भी होता है, उसके अगल बगल होता है। ये डिपेंड करता है रिजर्व बैंक कितना रखना चाहता है। जो महंगाई कंट्रोल करने के अनुसार रिजर्व बैंक देखता है कि ये कितना होना चाहिए। तो ये कभी देखिए, अगर यहाँ पर भी जोड़ दीजिए तो कितना होता है, SLR और ये दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 21%। तो ये 21% के आसपास नकद के रूप में अपने पास रखता है। ठीक है, और बाकी पर ऋण दिया जाता है, तो बाकी पर ऋण दिया जाता है। मैंने यहाँ पर बता दिया कि इतना अपने पास रखेगा और बाकी पर ऋण देगा, यानी लोन देगा। और यही पैसा जो है, यही पैसा को बाजार में घुमाता है। ये पैसा बैंक रिजर्व रखता है ताकि कभी लोग पैसा मांगे तो उनको पैसा दिया जा सके, है ना। बैंक को हमेशा तैयार रखना पड़ता है कुछ पैसा, ताकि कभी भी हम लोग बैंक जाते हैं तो पैसा तुरंत मिलता है कि नहीं। बैंक थोड़ी बोलता है कि 1 महीना रुको अगला बार देंगे, नहीं बोलता है। आपको जब जाते हैं तब पैसा मिलता है। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोग जमा करने वाले हैं और बहुत सारे लोग निकालने वाले हैं, तो ज्यादातर जमा करने वाले ही लोग रहते हैं, उसमें से कुछ हिस्सा आपको दे दिया जाता है ना। ये हो गया। फिक्स डिपॉजिट वाला देखिए लंबे समय तक देता है, बोलता है 1 साल का कीजिए तो 1 साल में ही देगा। तो बैंक उस पैसा से ज्यादा कमाता है, इसलिए उस पर ज्यादा ब्याज देता है। देखे होंगे ना, फिक्स डिपॉजिट करते हैं उसमें ज्यादा ब्याज मिलता है। और हम लोग बचत खाता में 3 से 3.5% मिलता है, 6% तक मिलता है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में 7 से 8% तक मिलता है ना। क्योंकि फिक्स डिपॉजिट में बैंक फ्री रहता है, उसको पैसा पता है कि अभी कोई मांगने वाला नहीं है। ठीक है, इसलिए ब्याज ज्यादा देता है। अब बैंक को पता रहेगा कि बैंक कभी आदमी जो आया है कभी भी पैसा मांगेगा, तो बैंक उसी हिसाब से पैसा कुछ रिजर्व रखता है ना। तो यही है बैंक का खेल। अब हम देखेंगे साख। साख यानी कि उधार या ऋण, एक ही चीज है। ठीक है, तो साख जो होता है 2 विभिन्न स्थितियां हैं। साख मतलब होता है कर्ज या फिर उधार। तो साख क्या है? साख एक सहमति है जो देनदार देता है कर्जदार को। ठीक है, और देनदार जो दिया कर्जदार को, तो कैसे देता है देनदार? या तो धन के रूप में देता है, या वस्तु के रूप में देता है, या सेवा के रूप में देता है ना। यही है ना कर्ज। अपना कुछ सामान दे दीजिए किसी को कर्ज, या फिर कुछ पैसा दे दीजिए, या किसी का मदद कर दीजिए, यही तो कर्ज है किसी पर। तो देनदार ये सब लेता है, और उसके बदले में कर्जदार क्या बोलता है? कर्जदार बोलता है भविष्य में भुगतान का वादा करता है। भविष्य में जो कर्जदार लिया है वो चुकाएगा, किसको? देनदार को देगा। जैसे मैं अपने दोस्त को 1000 रुपया उधार देता हूँ, ठीक है, दोस्त को तो चलिए दोस्त कुछ ब्याज नहीं देगा। बैंक की बात करते हैं, बैंक किसी को 1000 रुपया दिया है, तो क्या बैंक क्या हो गया? देनदार हो गया। और लेने वाला आदमी क्या हो गया? कर्जदार हो गया। कर्जदार बोलता है, देखते हैं, वो फॉर्म साइन करता है, फॉर्म साइन करता है, उसमें बोलता है इतना प्रतिशत ब्याज हम आपको अगले साल देंगे। तो ये होता है क्या? वादा। कर्जदार वादा करता है कि इतना पैसा अब हम आपको, इतना प्रतिशत ब्याज आपको हर साल देंगे। ठीक है, तो ये वादा, भविष्य में भुगतान का वादा करता है कर्जदार। तो यही है साख। ठीक है, अब हम जानेंगे, पुस्तक में दिया गया है 2 कहानी। ठीक है,
साग की दो विभिन्न स्थितियां बताई गई। पहला है त्योहार के मौसम में सलीम का कहानी दिया गया, सलीम जो कि जूता बनाता है, ठीक है। तो सलीम जो होता है वो दो स्रोतों से ऋण लेता है, दो प्रकार से ऋण लेता है। कैसे कैसे ऋण लेता है देखते हैं। क्या करता है वो, चमड़ा व्यापारी से चमड़ा उधार लेता है, ठीक है। वो पूजा आने वाला है, कोई त्योहार आने वाला है, तो उसके लिए लोगों को जूता का जरूरत होगा, बाजार खूब चलेगा अभी, तो इसलिए सलीम जो है जूता बनाने का काम करता है। तो इसको जूता बनाने का ऑर्डर मिला है लगभग 3000 जूता का, ठीक है। तो वो चमड़ा उधार ले लिया है चमड़ा व्यापारी से, ठीक है, और बोला है कि जब हम बेचेंगे तब तुमको हम दे देंगे कुछ फायदा के साथ, ठीक है। और जो जो उसको 3000 का ऑर्डर दिया है जूता वाला या फिर कोई बड़ा व्यापारी है, उससे भी सलीम क्या किया, 1000 जूते का अग्रिम भुगतान कर ले लिया है। अग्रिम भुगतान यानी कि एडवांस पेमेंट करा लिया है कि जब जूता बनेगा तो हम आपसे कम ही पैसा लेंगे, अभी कुछ एडवांस पैसा दे दीजिए, आप जूता बनाने के लिए कुछ पैसा पहले ही दे दीजिए। तो पहले ही कुछ 1000 जूते का वो पैसा ले लिया है, ठीक है। तो इसके पास पैसा आ गया है, अब ये काम किया और जो फेस्टिव सीजन है या मौसम, जो त्योहार का मौसम है, उससे पहले ये जूता बना के दे दिया है। और सलीम अच्छा कमाया, और कमाने के बाद उसको ये यहाँ पर देखिए लोन लेने से क्या हुआ, वो फायदा हुआ, कमा करके वो दिया है। और यहाँ पर दूसरा कहानी है स्वप्ना का। स्वप्ना क्या करती है, स्वप्ना जो है 3 एकड़ भूमि पर मूंगफली की खेती करती है। उसके पास 3 एकड़ भूमि है, उस पर मूंगफली का खेती कर रही है, ठीक है। मूंगफली जो खाते हैं आप लोग, तो मूंगफली का खेती कर रही है। और फसल तैयार होने पर कर्ज अदा करने की शर्त पर ऋण लेती है। वो उधार लेती है गांव के साहूकार से और बोलती है कि हम मेरा फसल अच्छा होगा तो हम आपको दे देंगे ब्याज, ठीक है, इसलिए वो लोन लेती है। लेकिन होता क्या है कि फसल बर्बाद हो जाता है, अच्छा फसल नहीं होता है, तो फसल बर्बाद हो जाता है, बारिश वगैरह आता है, फसल बर्बाद हो जाता है। बर्बाद हो गया तो अब क्या हो गया, अब ऋण लौटाने में असमर्थ हो गई, वो तो ऋण लौटा नहीं पाएगी क्योंकि वो कमाई नहीं, उसका फसल तो बर्बाद हो गया। तो कमाई नहीं तो कहाँ से देगी लोन, ब्याज कैसे चुकाएगी, नहीं चुका पाई, ठीक है। अब बोलती है ठीक है हम अगला साल फिर कोशिश करेंगे, अगला साल फिर उधारी लेती है, ठीक है। इस बार भी फसल बहुत ज्यादा नहीं होता, सामान्य होता है, तो जितना कमाती है वो उसका जो भरपाई कर नहीं पाते, जितना होना चाहिए उसका फसल नहीं हो पाया, जितना उसका कर्ज था उतना चुकाने लायक कमा नहीं पाई। अब कमा नहीं पाई तो क्या हो गया, फिर नहीं दे पाई तो क्या हो गया, अब कर्ज में वो फंस जाती है, बहुत बड़ा कर्ज उसके ऊपर आ जाता है। अब बहुत बड़ा कर्ज आने से क्या हो गया, साहूकार बोलता है कि अपना जमीन कुछ हमको दे दो अब, क्योंकि इतना तो तुम कर नहीं पाई हो, तो मजबूरी में इसको अपना जमीन देना पड़ता है। तो यहाँ क्या हो गया, वो कर्ज में फंस गई। तो इसी प्रकार की स्थिति को कर्ज जाल कहा जाता है। सॉरी, कर्ज जाल कहा जाता है, ठीक है। तो ऋण जो होता है यहाँ पर देखिए, इसके लिए नकारात्मक हुआ, ठीक है, इसको और क्या किया, ऋण फंसा दिया इसको, और यहाँ पर जो सलीम है उसको मदद कर दिया। तो ऋण का दोनों असर हुआ, सकारात्मक असर भी है और नकारात्मक असर भी है। तो ऋण जो होता है कर्जदार को ऐसी परिस्थिति में धकेल देता है जहां से बाहर आ पाना कष्टदायक होता है। तो इसके लिए कष्टदायक हो गया ऋण, और लेकिन इसके लिए क्या हो गया, सलीम के लिए लाभदायक हो गया। तो ऋण का ये दोनों विभिन्न स्थितियों के विषय में बताया गया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और आप अपनी पुस्तक को भी पढ़ें ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरे जितने भी वीडियोज हैं वो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि वो भी पढ़ पाएं, इसके विषय में जान पाएं। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो गया होगा। धन्यवाद।